Hello everyone, welcome to all. We will start today environment questions from 2011 to 2023. पहले हम environment के क्वेश्चन को करेंगे और साइंस टेक के 2023 के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं और उससे जितने भी रिलेटेड थियोरेटिकल टॉपिक थे और करंट अफेयर्स थे वो भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। और उसके जो भी हैंड आउट हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में जो उसमें साइंस टेक में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और जेट इंजन और रॉकेट इंजन ये हमने सारे कवर कर रखे थे, है ना। बट अपन यहाँ पे अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इन्वायरमेंट में भी जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक है वो सब सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, जो यूपी पीसीएस का जो 1 मई से 10 मई के बीच में स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर इनके जून में है। और ये जो 25 जुलाई 3 अगस्त, ठीक है, ये आपका सितंबर में बीपीएससी है तो उससे पहले कर लेंगे, ठीक। तो ये सारी होगी प्लानिंग। यूपीसी का भी चल रहा है, ठीक है, ये भी आपका 20 अप्रैल से पहले ख़त्म हो जाएगा, इन्वायरमेंट और साइंस टेक का, ठीक। आओ तो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं ये भी देखते हैं अपन। तो उससे पहले हम ये जान लें कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे 2023 में, दैट इज़ 14 नंबर्स, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो टेक्नोलॉजीज़ जो यूज्ड हुए हैं 2023 में, देन CFCS, HFCS, फ्रियॉन्स, और हम प्रोटोकॉल्स भी करेंगे इनसे रिलेटेड, नागोया प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और भी जो काटनगंजा प्रोटोकॉल्स है वो सब भी करेंगे, IUCN। देन रिजर्व्स के अंदर हम करेंगे आपका प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिसमें कम्युनिटी रिजर्व भी आएगा, ठीक। देन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉक्चुरल स्पीसीज़, ठीक है, और इन्वेसिव स्पीसीज़। एंड देन UNOPS जो कि एक इनिशिएटिव लिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि बिल्डिंग के लिए था, वो भी अपन यहाँ पे कवर करेंगे। देन मशरूम के बारे में है और एक यहाँ पे माइनिंग के बारे में, जो मरकरी पोल्यूशंस होते हैं, उन सब टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया और सारी थियोरेटिकल टॉपिक भी यहाँ पे कवर हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके सारे जो स्टैटिक पार्ट है हमने वो भी कवर किए हैं, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट के अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने करंट अफेयर्स भी कवर किए हैं। 2022 में जो भी अमेंडमेंट हुआ था तो हमने सारे अमेंडमेंट यहाँ से कवर कर रखे हैं। तो जो भी टॉपिक 2023 में आया हुआ है वो सारे के सारे स्टैटिक टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देन आते हैं थियोरेटिकल पार्ट पे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया से कम्युनिटी रिजर्व, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है। तो बेसिकली इसको और क्लियर कर लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है कम्युनिटी रिजर्व्स को और स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है कम्युनिटी रिजर्व को, क्लियर है। और ये जो दोनों कम्युनिटी रिजर्व्स और जो कंजर्वेटिव रिजर्व्स हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से प्रोवाइडेड हैं, यानी कि जो हमारा WPA है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसको 2003 में अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स को लाया गया था, ठीक। तो देखेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए वो भी अपन कवर कर रखे हैं। तो फिलहाल द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट बिकम गवर्निंग अथॉरिटी सच फॉरेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी रिजर्व्स को तो क्या करती है, नोटिफाई कर देती हैं, लेकिन आपको पता है लैंड इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अथॉरिटी देती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, ठीक है, जो कि एक स्टेट के गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज़ करेगी। फ़िलहाल जो है ऑथराइजेशन है किया गया जिसका नाम है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, जिसका क्या काम होता है कि कौन से लोग उस एरिया में जाएंगे आएंगे, ठीक है, क्या किस चीज़ की परमिशन है, किस चीज़ की परमिशन नहीं है, ठीक है, वो सब अथॉरिटी किसके पास होती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया, ठीक है। आपको पता है हंटिंग ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ है तो यहाँ पे कैसे हंटिंग अलाउड होगी, है ना। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। यानी कि पीपल इन सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉन टिम्बर है मतलब लकड़ी की बात नहीं, तो लकड़ी के अलावा जो चीज़ें हैं वो तो वो क्या कर सकते हैं, डिराइव कर ही सकते हैं, ठीक। पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आ जाएगा, जूम कल्टिवेशन आ जाएगा, ठीक, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अलाउड नहीं होंगी क्योंकि काफ़ी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं और पुरानी हैं जिससे इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज पहुंचता है। तो फोर्थ इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आवर आंसर विल बी द ओनली 3, ठीक। अब देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम कि
1972 में जो 6 शेड्यूल थे WPA 1972 में, अब उसको 4th कर दिया गया है। इसीलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा 2022 में अमेंडमेंट किया गया था। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आपके सेल्फ स्टडी के लिए, नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज़ कर सकती हैं, ठीक है। अगर वाटर कभी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कोई कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, पहले एक चीज़ समझ लो आप, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, ठीक, 1972 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों को ऑथोराइज़ करता है। मतलब ये जो काम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाना और नेशनल पार्क को बनाना, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकती है नोटिफिकेशन जारी करके। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एरिया को नेशनल पार्क के लिए घोषित कर दिया, अब ऐसा नहीं कि उस लैंड को सिर्फ ऐसे घोषित कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर वेजिटेशन होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, हैबिटाट होना चाहिए, इन्वायरमेंट उस तरीके का होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती हैं, तभी किसी आप एरिया को नोटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और नेशनल पार्क के लिए। तो फिलहाल जो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों इश्यू कर सकती है नोटिफिकेशन। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया और उसके बीच में कोई एक वाटर बॉडीज़ आ गई, तो उस वाटर बॉडीज़ को क्लैरिफिकेशन देने के लिए नवल हाइड्रोग्राफर जो होता है वो ऑथोराइज़ करता है, ठीक है, यानी इसकी परमिशन लेनी पड़ती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। नवल हाइड्रोग्राफर होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो लैंड एक्विजिशन किया है उस लैंड में जिस कोई कॉमन पर्सन है, ठीक है, या कोई एक पर्सन है जिसका वॉल्यूशन हो रहा, जिसके राइट वॉल्यूशन हो रहा बिकॉज लैंड उसका आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपको पता है लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट कभी भी या गवर्नमेंट कभी भी हमारे लैंड को अगर किसी ऐसी पर्पज़ के लिए ले सकता है जिससे हमारा काफ़ी फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, नहीं पब्लिक डिस्कोर्स के बिहाफ पे स्टेट गवर्नमेंट या अपना जो नेशनल गवर्नमेंट है वो लैंड को एक्विजिशन में ले सकती है। और उसके लिए क्या करेगी, अगर आपको कोई लैंड लिया जा रहा है जबकि आप नहीं भी चाह रहे हैं तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस केस में आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, किसके थ्रू, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के थ्रू, ठीक। अब मान लो आपको ऐसा हुआ कि आपको नेशनल पार्क का एरिया घटाना है या बढ़ाना है, उस केस में क्या होगा, NBWF नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो है अथॉरिटी अल्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको एरिया को अल्टर करना है तो आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इससे ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक। अब क्या होगा, एंट्री इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया, ये किसका काम है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का, या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अलावा जो भी अथॉरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, क्लियर है। अब देखो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1991 में अमेंडमेंट हुआ था, जब हुआ था तो टेरिटोरियल वाटर को भी प्रोटेक्टेड एरिया में शामिल कर दिया गया था, सो दैट कि वाटर बॉडीज़ को, टेरिटोरियल वाटर को और उसके साथ साथ जितने भी फ्लोरा यानी प्लांट और एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन में लाने के लिए। देन 2003 में अमेंडमेंट किया गया था, देन कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व्स को लाया गया था, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स को लाया गया है, ठीक। देन 2006 में अगेन अमेंडमेंट हुआ जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर को क्या मिला, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। देन 2022 में अमेंडमेंट हुआ, ये आपको अमेंडमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो इसकी मैंने काफ़ी थ्योरेटिकल जितनी भी पॉसिबल्स नॉलेज हो सकती है हमने सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आपको देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी ऐसे एनिमल्स को जो कि शेड्यूल में मेंशन, आपको पता है कि WPA 1972 में 6 शेड्यूल थे, ठीक है, जिसको घटा करके 4 शेड्यूल में कर दिया गया है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है 2023 में आई थी, ठीक है, और ये जो अप्लाई हो गई, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे डेट लाइन भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख लो, पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ। देखो तो यहाँ कहता है प्रीवियस 6 शेड्यूल हैव बीन रिड्यूस टू 4, ये याद रहेगा, ठीक है। और आप कोई भी ऐसा जो एनिमल है जो कि शेड्यूल्ड में हो और आप उसे अपने घर पे रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे प्रोसीजर दिए गए हैं। स्पेशल रीजन रिक्वायर मैनेजमेंट प्लान आफ्टर कंसल्ट विद द ग्राम सभा, तो ग्राम सभा के रोल को भी यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या, अलाउ अ पर्सन टू वॉलेंटरी सरेंडर किस एनिमल, और अगर मान लो कोई आपके पास एनिमल ऐसा है जिसको आपने पाल रखा है और आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को या आप स्टेट गवर्नमेंट को आप चाहते हो कि उसको वहाँ पे दे दें, तो उस केस में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो
देन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो आपको पता है कि नागोया प्रोटोकॉल आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है, तभी आपको ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी समझ में आएगी, ठीक। तो पहले समझते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखो, नागोया जो प्रोटोकॉल है वो किसके अंडर में आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये कन्वेंशन था, ठीक है। CBD के अंदर में क्या आता है, हमारा नागोया प्रोटोकॉल आता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, बाइंडिंग ट्रीटी है। ध्यान रखना, बाइंडिंग ट्रीटी का मतलब आप पे लीगली एक्शन लिया जा सकता है इफ़ यू वॉयलेटेड, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज में प्लांट भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, ठीक है, और जोग्राफिकल एरियाज़ भी आ गए, तो उनका एक सस्टेनेबल यूज़ हो ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी सफिशिएंट अमाउंट में सारे रिसोर्सेज मिल सकें, ठीक है। अब फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजेज आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो मान लो कि आप किसी एनिमल का आपने यूज़ किया, उसके जेनेटिक्स रिसोर्सेज को आपने मॉडिफाई किया, तो उसका आप इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, और लोगों को भी देना पड़ेगा। तो जो भी रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, किसका, कन्वेंशन ऑन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। क्लियर है। अब ये क्या है कि ये बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, और ये जो है हैव बीन फोर्स इन 1993 और इसका 3 मेन ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है। अब इस केस में क्या है कि सभी कंट्री ने लगभग क्या हुआ, रेटिफाइड कर लिया, इंडिया ने भी रेटिफाइड कर लिया है, ठीक। अब देखो रेटिफाइड होता है और एक सिग्नेचरी होता है। तो यूएस ने क्या किया, साइन तो किया बट रेटिफाइड नहीं किया है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने रेटिफाई कर लिया है। अब रेटिफाई कर लिए तो अब लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, तो गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है, इंडिया में एक कमेटी बैठाई गई, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, और एक एक्ट लाया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2022, जिसमें इस कमेटी को क्रिएट करने का पर्पज़ था कि वो प्रमोट करेगा कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल यूज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय द लोकल बॉडीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो ये क्या है, मेन मोटिव है हमारा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी का, ठीक। बाकी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इन 2000 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन नोन एज कार्टन-गंजा प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, तो ये भी ध्यान रखे रहना। तो 2000 में कार्टन-गंजा जो है हमारा प्रोटोकॉल से, ये किसको लेकर के है, बायोसेफ्टी है एडॉप्टेड, ठीक है, कि कभी आप एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो किस तरीके का सेफ्टी हमें ध्यान में रखना होता है कि कोई और जूनोटिक डिजीज़ भी ना हो पाए, ठीक है। प्रोटोकॉल सीक टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियली एक्सपोजिंग लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यानी आप किसी का जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर रहे हो किसी पर्पज़ के लिए, तो ऐसा ना हो कि आप उसको वेपन के तरीके से यूज़ कर लो। देन नागोया प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल ऑन एसेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर इक्विटी, यही जो है, ठीक है, COP10 में इसको लाया गया था। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ क्या ध्यान रख लेनी, इट इज़ नॉट अप्लाई टू जेनेटिक रिसोर्सेज दैट आर कवर्ड बाय द CBD, नॉट ओनली, मतलब ये सिर्फ इसी बात पे नहीं अप्लाई होता, बल्कि आगे भी इसके और भी मतलब प्रोसीजर्स हैं जिसको यूज़ में लाया गया है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सुपियल्स, ठीक है। तो मार्सुपियल आर नॉट फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड एंड नो प्रेडेटर्स। तो देखो मार्सुपियल का यहाँ पे पिक्चर पहले देखो, ठीक है, ये देखो, ये अपना मार्सुपियल्स, ठीक। अब आते हैं इसके बारे में। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर ये आपको आता है तो ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो इसको स्किप कर सकते हो। तो जैसे मार्सुपियल नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत। अब ध्यान से समझो कैसे गलत है, सॉरी, पहला नॉट नेचुरली फाउंड ना, हाँ, तो नेचुरली नहीं इंडिया में है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड एंड नो प्रेडेटर। भाई ऐसा कोई है ऑर्गेनिज्म जिसका कोई प्रेडेटर्स ना हो, ठीक है। तो ऐसा कोई एनिमल्स नहीं जिसका कोई प्रेडेटर्स ना हो, ठीक है। लगभग सबके प्रेडेटर्स होते हैं, फूड चेन तभी कंटिन्यूसली होते चला जाता है। तो क्या है, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, येस। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। दूसरा क्या है, इनकरेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट हो गया हमारा, ये हो गया सी। देन नेक्स्ट, तो देखो जहाँ पे कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं आपको बताते चल रहा हूँ, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है यू हैव टू नोट डाउन इट। देन ये क्वेश्चन है, ये हर बार
आता है लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन्वेसिव स्पीसीज, स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है। तो अब की बार G20 न्यूज़ में भी था ये चीज़, तो आप एक बार देख लेना, जो मैंने आपको स्पीसीज न्यूज़ के हैंड आउट दिए हैं, अभी मैंने मेंशन भी कर रखा हूँ, नीचे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी G20 में सारे ऑर्गेनिज्म जो मेंशन किए गए थे उनकी सबकी मैंने स्पीसीज न्यूज़ के टॉपिक पे वीडियोस भी बना चुका हूँ और PDF भी प्रोवाइड कर दिया हूँ, अगर मैं आपको दिखा दूंगा लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। तो ये PDF जो आपका टेलीग्राम में चला जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक। तो इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट जो ग्रुप है, ठीक है, ये IUCN का है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, याद रखे रहना। अब ये कब क्या किया गया, इसको कन्वेंशन में कब लाया गया, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे मेंशन है कि इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ साइंटिफिक एंड पॉलिसी एक्सपर्ट ऑन इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। और ये जो है किसके कमीशन में, किसके अंदर में ये काम करता है, IUCN के अंदर में, आया समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है लायन टेल्ड मकाऊ, इनमें से कौन सा नॉक्चुरल है, यानी कि जो रात में काम करता है। तो जो आपका लायन टेल्ड मकाऊ जो है, ये आपका वेस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट का एंडेमिक स्पीसीज़ है। और इसका ये जो वहाँ पे साइलेंट वैली पार्क है, एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं लायन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। तो ये लायन नहीं होते हैं, ध्यान से, ये बंदर जैसे होते हैं, ठीक है। और ये जो है एक ओल्डेस्ट मंकी है, कह सकते हो, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मंकी, मतलब हाँ कह सकते हो, ठीक है। और ये डायगोनल होता है, दिन में भी ये दिखता है और रात को भी, तो पहला तो नहीं होगा। मालाबार सीवेट और सांबर डियर, ये जो दोनों होते हैं नॉक्चुरल होते हैं, ध्यान रखे रहना। मालाबार सीवेट, तो मालाबार सीवेट जो कि ये है आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये भी आपको याद रखे रहना है, और ये नॉक्चुरल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है सांबर डियर, इसके तो प्रेडेटर्स भी काफ़ी वेस्ट बंगाल टाइगर, ये सब जितने भी हैं, इसके चीता वगैरह भी इसके क्या हैं, चीता तो हालांकि नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं सांबर डियर के प्रेडेटर्स हैं, और ये भी जो है रात को ही मोस्टली एक्टिव होता है, ठीक है। चलो तो आंसर 2, ठीक है, पहला नहीं होगा, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज है, दिन रात दोनों में काम करता है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये यही है हमारे लायन टेल्ड मकाऊ, ठीक है। और ये आपका सांबर डियर, और ये जो हो गया मालाबार सीवेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 6, वेगल डांस का क्वेश्चन आया था, तो ये तो इन्फॉर्मेशन है। वेगल डांस कौन करता है, हनी बी करती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे मेंशन है, यहाँ पे देखो किस तरीके का वेगल डांस है। तो बेसिकली क्या है, ये अपना न्यूट्रिशन का मोड लेने के लिए, ठीक है, ये अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या करती हैं, इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं, और इस ट्रैजेक्टरी का नाम ही बिल्कुल क्या है, वेगल डांस, ठीक है। तो ये जो जिगजैग ट्रैजेक्टरी देख रहे हो, तो बेसिकली क्या करती हैं, ये अपने फूड को, अपने सर्वाइवल को, अपने न्यूट्रिशंस को पाने के लिए इस प्रोसेस का, इस ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करती हैं, जिसको वेगल डांस बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई है, आपका हनी बीज है, ठीक है। ये सब यहाँ पे मैंने फोटोज उसके मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सब मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। यस, कुछ ऐसे मशरूम हैं जिनकी क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना कि जो मशरूम होते हैं वो फंगाई कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और आपका प्रोटोजोन्स हो गया, उसी तरीके से ये किस कैटेगरी में आता है, तो फंगाई कैटेगरी में आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखे रहना है। मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, यस, इसके पास साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, और हैलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। इसको खाने के बाद मूड चेंज भी होते हैं, तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, और इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। बायोलुमिनेसेंट इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, ड्रैगन फ्लाई होती है, तो उनके अंदर से क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइट निकलती रहती है, तो उसी तरीके से ये जो मशरूम्स होते हैं इनके अंदर से लाइट निकलती है, तो वो जो लाइट निकलती है उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़, याद रहेगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ समझो, ये जो है थोड़ा सा आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो ये एक जो है इसका स्पीसीज़ है जो मशरूम का, जिसका नाम है पैलिनस स्टोपिकस, लिख लो, पैनिलस, ठीक है, STIPTICUS, है ना, ठीक, ये ध्यान रखे रहना।
तो ये है जो लाइट प्रोड्यूस करते रहता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑल 4, ठीक है। तो मशरूम एक मैजिकल मशरूम भी इनके कुछ स्पीसीज को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन स्क्वेरल्स, तो ये तो सब आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ग्राउंड में होती हैं। ये सब आपने देखा होगा कि कुछ जो ग्रेन्स वगैरह गिरे होते हैं, चावल गेहूँ वगैरह गिरे होते हैं, तो उसको पकड़ के अपने अंदर लेके चली जाती है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी तो उनको ट्रैप करके नीचे लेके चली जाती हैं। तो ओमनीवोरस, यस ओमनीवोरस, ठीक है। दे स्टोर दियर फूड मटेरियल लाइक नट्स सीड्स इन द ग्राउंड, यस, ठीक है। बोरोज इन द ग्राउंड, यस। बेसिकली ये जो है तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इनकी सही है। तो ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग मेक टूल ऑफ टीक स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन अ ट्री। तो कह रहा है कि कौन सा स्पीसीज़ है जो कि लकड़ी का, यानी कि सबसे पहले बात तो कि ये जो स्पीसीज़ है इसको पेड़ पे रहना ज़रूरी है ना, पेड़ पे रहना ज़रूरी है। और जो पेड़ पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, जो पेड़ पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल, आर्बोरियल क्या बोलते हैं, आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहते हैं। तो फिशिंग कैट, कैट तो नहीं होगी, ठीक है। बियर ये भी नहीं होगा, ऑटर भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑर्गेंटुटान, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो होते हैं ये सबसे लार्जेस्ट आर्बोरियल एनिमल्स है जो प्लांट्स पे सॉरी जो ट्री पे हमेशा रहते हैं, और इनको मैन ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है मलाई लैंग्वेज में, याद रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो देखो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते थे, सबसे पहले हम जो यूज करते थे वो था हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये था, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन भी था, क्लोरीन था, फ्लोरीन भी था। तो क्लोरीन क्या होता था, ये हमारे ओजोन गैस डिप्लीशन को, ओजोन गैस को डिस्ट्रॉय करता था, तो इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, 2000 में, ठीक है। लगभग सारी कंट्री ने इसका प्रोडक्शन, इसका इंपोर्ट भी सब क्या हो गया, बंद कर दिया गया। HFCS यानी हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जब इसको हटाया गया, ठीक है, तो देन क्या लाया गया, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को भी हटा दिया गया, ठीक है। देन क्या आया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब जो हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। HFCS, देखो तीनों में फ़र्क है अच्छे से, ये है HFCS, यह है CFCS, ठीक है, और ये HCF। तो आप ये बोल सकते हो ना कि इन दोनों का जो ऑल्टरनेट है, ठीक है, इन दोनों का जगह पे क्या यूज किया जा रहा है, HFCS। अब बात की जा रही है कि HFCS जो है, ध्यान से समझो, HFCS जो है ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, तो जिसके वजह से अब ये इशू बना हुआ है कि इसको भी बैन कर दिया जाए। तो जब इसको बैन कर दिया जाएगा तो क्या यूज़ किया जाएगा, तो देन हाइड्रोकार्बन्स यूज किए जाएंगे, अमोनिया के कुछ यूज किए जाएंगे। तो इस तरीके के ऑल्टरनेट यहाँ पे मैंने लिख दिए। तो ये ऑल्टरनेट है कि जब इसको भी बैन कर दिया जाएगा तो ये 2024 तक कुछ कंट्रीज ने बोला है। अभी देखेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। फिलहाल समझते हैं कि कह रहा है कि एबोवर हाइड्रोकार्बन किस में यूज़ होता है, तो भाई एरोसोल्स, ठीक है, एरोसोल्स तो पता ही है, फोम एजेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, फायर रिटार्डेंट्स जो आग पकड़ने वाले होते हैं, लुब्रिकेंट में इस्तेमाल नहीं होता यार, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे ओनली 3, पहले इसको इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो ये हमारा न्यूज़ था, ठीक है, दिस वाज द न्यूज़। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको देखोगे कि हर कंट्रीज़ ने अपना फेज डाउन का शेड्यूल किया गया है, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, हर का अपना क्या है, टारगेट सेट किया गया है, ठीक है। देखते हैं नीचे क्या क्या किसके क्या टारगेट है। तो ये क्रोनोलॉजी मैंने दे रखा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है, ये ओजोन गैसेस और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है। तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, ठीक। तो वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी जिसमें तय किया गया था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, जो कि एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अब बात हो रही है कि हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी ना यूज़ करने का, ठीक है। तो इसकी जितनी भी रिलेटेड थ्योरी है मैंने यहाँ पे दे रखा है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी 2024, तो आप देख सकते हो,
कि इंडिया ने जो रिड्यूस करने का टारगेट 80% लिया है, कब तक, 2047 तक। तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देन यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट्स, देखो हमने सब कुछ कवर कर रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो हमने कवर नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक। तो जो आप देखो रॉक होते हैं, ठीक है, रॉक्स, जस्ट वेट एक बार में ना मैं चलो। तो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है, देखो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखे रहना है, ठीक है। और ये जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई ना, ये सब मैंने आपको रेड कर दिया है, बस आपको एक बार खुद से पढ़ना है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंडेड बसाल्ट रॉक, ठीक है। तो अब देखो बसाल्ट रॉक जो होता है आपको पता ही है, वल्केनिक इरप्शन से ये सब मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो बसाल्ट रॉक जब CO2 से क्या करता है, कंबाइन होता है, तो ये क्या बना लेता है, H2CO3, ठीक है, H2CO3। और ये क्या होता है, कार्बोनेट, जो जितने भी कार्बोनेट होते हैं जिसके लास्ट में CO3 होता है वो बेस होते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये बेस है, बेस का मतलब एल्कलाइन, ठीक है। तो जब ये ओशन में जाएगा तो एल्कलिनिटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब इसको क्या करोगे, रोड पे जब बसाल्ट रॉक को यूज़ करते हैं, ठीक है, रोड पे या फार्मलैंड्स वगैरह में भी डालते हैं, तो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करता है। और आपको पता है ओशन भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस बाय वेरियस इंडस्ट्रीज पंपिंग इनटू द अबंडेंट सब्सटेरियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स, यस, ठीक है। ये भी ये इन्फॉर्मेशन, ये तो नॉलेज है, ये आपको याद रखना कि इंडस्ट्रीज वेस्ट में भी होता है ये, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक। तो कार्बन फाइबर, तो आपको पता है कार्बन फाइबर जो है ये आजकल मोबाइल वगैरह में भी जो होता है, लाइट वेट होते हैं इसके, ठीक है, और ये रिसाइकल भी होते हैं, ठीक। तो कार्बन फाइबर जो होता है ऑटोमोबाइल्स वगैरह एयरक्राफ्ट में यूज होता है, हल्का वेट होता है, ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नहीं रिसाइकल हो सकता है ना। तो ये 2 गलत हो गया, ओनली 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मरकरी पोल्यूशन। तो आपको पता है कि मरकरी बेसिकली क्या होता है, गोल्ड हो गया, ठीक है, या जितने भी हाइड्रोलॉजिकल, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जितने भी वोलेटाइल्स हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जब उनका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं माइन से तो हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, और मरकरी एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड की माइनिंग में, सिल्वर की माइनिंग में, ठीक है, मरकरी का इस्तेमाल होता है। तो मरकरी एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गोल्ड माइनिंग में भी मरकरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कोल में तो होगा ही होगा, मरकरी का पोल्यूटेंट होता है लगभग, उसमें सारे तरीके के पोल्यूटेंट्स होते हैं। देन कह रहा है देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू द मरकरी। अब ये चीज़ जो है अपने को याद होनी चाहिए कि क्या कोई सेफ लेवल अभी एक्सपोजर मरकरी का है, मेंशन किया गया है। तो ये जब पेपर आया था तब तक तो नहीं था, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस WHO ने दी है उसके हिसाब से तो है, ठीक है। क्या है, हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। बट अगर 2024 में आएगा तो देन देयर विल बी अ गाइडलाइन, देखेंगे। तो यहाँ पे मरकरी पोल्यूशन है, मरकरी पोल्यूशन जो है आपको पता है मिनवाटा डिजीज़ जो होता है मरकरी की वजह से ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मरकरी इज़ कंसिडर्ड बाय WHO वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल्स ग्रुप ऑफ, ठीक। तो ये हेल्थ कंसर्न के लिए है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, पीपल आर मेनली एक्सपोज टू मिथाइल मरकरी, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि जब फिश में भी होता है, सेल फिश में भी होता है, ठीक है, और जब उसको हम इनटेक करते हैं तो उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो फिश और सेल फिश जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर से हमारे बॉडी में, इसको बायो एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब जो भी पॉइजन सब्सटेंस है हमारे बॉडी में क्या और इकट्ठा हो रहे हैं अदर जगह से, ठीक। तो मिनमाटा डिजीज़ जो है मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग की वजह से ही होता है, ठीक है।
और ये सबसे पहले मिनमाटा बे जापान में, वहाँ पे भी जो मिनमाटा डिजीज़ हुआ था, जिसके थ्रू ये काफ़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सपोज किया था। डिजीज इज करेक्टराइज बाई पेरिफेरल सेंसरी लॉस। तो आप समझ सकते हो ये दिमाग पे सीधे असर डालता है, ट्रीमर्स यानी कि ये विजुअल इम्पेयर भी कर देता है। ठीक, तो ये ध्यान रखे रहना है। टाइप ऑफ सोर्सेज, तो मरकरी का जो बेसिकली सोर्सेज क्या है, वोल्केनिक इरप्शन से भी मरकरी निकलता है। एंथ्रोपोजेनिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी होता है। ठीक है, जो हम फ्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस फ्यूल से वगैरह निकलता है। ठीक है, जो सिगरेट्स होते हैं उनके अंदर से भी। ठीक, ग्लोबली आर्टिसनल एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मरकरी। तो बेसिकली क्या है, ये जो है 2 प्रोसेस आपको याद रखे रहना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। मिनमाटा कन्वेंशंस के बारे में भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इंडिया जो है रेटिफाई भी कर चुका है इस कन्वेंशन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, UNOP। ठीक है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये एक तरीके का इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें हाउस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हाउस अफोर्डिंग हाउस के लिए ये यूज़ हुआ था, और ये बेसिकली लोअर इनकम और मिडल लोअर इनकम लोगों के लिए था। ठीक है, हाउस देने की बात की गई थी, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी गई थी। हेल्थ केयर तो आपको पता ही है, हेल्थ भी एक इशू आजकल रहता है। और रिन्यूएबल एनर्जी तो आप इस समय समझो कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसमें रिन्यूएबल ऑप्शंस तो रहता ही रहता है, क्योंकि इंडिया जो है CO2 को भी क्या फेज आउट करने जा रहा है। तो इस तरीके से रिन्यूएबल ऑप्शन कहीं पे भी आए तो गलत तो मत ही करना। तो फोर्थ सही है, अफोर्डेबल हाउसिंग। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, नहीं भाई, इतना गवर्नमेंट सब कुछ फ्री नहीं दे सकती। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर 1, 3 एंड 4, तो ओनली 3 विल बी द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी थ्योरी भी दे रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे इस क्वेश्चन पेपर को कवर कर लिया। ठीक है, और आंसर की भी हमने दे रखे हैं। और जो मैंने आपको बोला था लास्ट में कि वो जो स्पीसीज़ की बात हुई थी, तो हमने यहाँ पे स्पीसीज़ भी कवर कर रखे हैं। IUCN की जो आपने रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में बात की थी, तो ये सारी लिस्ट हमने दे दिए हैं। ये 59 पेज का PDF है। ठीक है, जिसमें से 8-9 पेज तो आपको ऐसे ही दिए गए हैं अपने आपके खुद के नोट्स बनाने के लिए। तो हमने इसमें सब चीज़ मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इस पर रिलेटेड जो क्वेश्चन देखो मैंने बताया था उसके एक्सप्लेनेशन भी दे रखे थे। ठीक, तो मैंने बोला था कि जो G20 में स्पीसीज़ थे, ठीक है, वो सब के सब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन से वल्नरेबल स्टेटस के होते हैं, नियरली थ्रेटेंड कौन है, ठीक है, थ्रेटेंड कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सब कुछ काफ़ी होलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में 2022 क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।